everybody. I'm back to the channel. You know, my name is Vidya Bharti and currently I'm running the revision classes of class 10 board exam. ठीक है, तो I have completed all the topics जो first class में I have written declared about the sub topics which I'm going to study in the further classes. तो उसमें से I have completed 3-4 topics और आज जो मैं टॉपिक पे बात करूंगी that is conservatism post 1850. ठीक है, तो इसमें कंजर्वेटिज्म एक टर्म आया, फिर ठीक है, फिर पोस्ट 1815 क्यों हुआ, मतलब ऐसा क्या हुआ 1815 में कि कंजर्वेटिज्म आने के चांसेस बढ़ गए. ठीक है, तो हम उन सबको धीरे धीरे समझेंगे. बहुत छोटा टॉपिक है तो इसको एक्सप्लेन करते हैं, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं. तो देखिए, कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है एक पॉलिटिकल फिलोसफी है. ठीक है, एक आइडियोलॉजी है जहाँ पे वापस से हम उन सारे इंस्टीट्यूशंस को स्टार्ट करते हैं जो पहले से था पर बीच में कैरी ऑन नहीं हो पाए. जैसे देखिए, मैंने आपको पढ़ाया था लिबरल नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी, इक्वल राइट्स, इक्वालिटी बिफोर द लॉ. ये सब तब आया जब हमने संवैधानिक सरकार बनाने की बात की. ये तब आया जब इंसान अपने राइट्स के बारे में बात कर रहा था. पर उसके पहले क्या था? उसके पहले था मोनार्की, राजतंत्र. ठीक है, मोनार्की था. मैंने पढ़ाया था आपको द पावर ऑफ चर्च. आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा फ्रांस और उसकी 3 स्टेट्स के बारे में पढ़ा होगा. पोप का कितना पावर था, नोबल्स के पास कितने पावर थे, और जो थर्ड स्टेट है पीपल, उनके पास क्या पावर थे. ठीक है, तो वापस से वो सारे इंस्टीट्यूशंस फंक्शंस करने लगेंगे जो पहले करते थे. मोनार्की रीएस्टैब्लिश हो जाएगा, चर्च का पावर फिर से बढ़ जाएगा, समाज में हायरार्की आ जाएगा. जैसे फ्रांस में था फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट. फर्स्ट स्टेट क्लर्की और द पोप क्लास, सेकंड स्टेट नोबल क्लास एंड थर्ड स्टेट द कॉमन पीपल. तो वो सोशल हायरार्की आपको दिखने लगेगा और जो भी चेंजेस हम कर रहे हैं ना वो सब अचानक से रुक जाएगा. ठीक है, तो इसका ही मतलब होता है कंजर्वेटिज्म. ठीक है, तो इसका पॉलिटिकल फिलॉसफी एम्फसाइज प्रिजर्विंग ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस, पुराने पहले के चले आ रहे व्यवस्था को, संस्था को पुनः से स्टार्ट कर देगा. ठीक है, और ये किसने बिलीव करता था? मोनार्की, राजतंत्र. चर्च और चर्च के पावर, टैक्स लगाना. ठीक है, तो इन सब पे उसका जो बिलीफ सिस्टम है फिर से रीजनरेट हो जाएगा. सोशल हायरार्की, समाज में फिर से हायरार्की आ जाएगा. फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, ये वाली जो हायरार्की वो फिर से दिखने लगेगी. और प्रॉपर्टी राइट्स जो है, जो मैंने आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि देखो, पॉपुलेशन के आधार पे फ्रांस में थर्ड स्टेट ज्यादा थे पर उनको सबसे ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता था और एडवांटेज में उनको कुछ भी नहीं मिलता था. बट पोप और नोबेल क्लास जो है उनको पॉपुलेशन पे कम थे. ठीक है, पर क्योंकि वो हायर स्टेट में थे उनको प्रॉपर्टी और बाकी सारे प्रिविलेजेस मिलते थे. तो ये सारी चीजें जो है वो वापस से स्टार्ट हो जाएंगी. अब हम बात करेंगे कि आखिर 1815 में क्या हुआ. ये जो इतना इम्पोर्टेंट है. मैंने आपको नेपोलियन के बारे में पढ़ाया था कि नेपोलियन ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रांस में और यूरोप में नेशनलिज्म और लिबरल नेशनलिज्म, डेमोक्रेटिक सोसाइटी लाने की कोशिश की. उसने ऐसे रिफॉर्म्स किए जिससे लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना क्रिएट होने लगी. ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है अगर कोई राजतंत्र के विरोध जा रहा है और लोगों को यूनाइट कर रहा है तो ये जितने भी मोनार्किया लोग थे ना, ये मिलकर नेपोलियन को हटाने का पूरा प्लानिंग कर रहे थे. जैसे ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटर्निख. ठीक है, और बर्बन डायनेस्टी के बाकी सारे जो राजा महाराजा थे. ठीक है, ये सब मिल, स्पेन के, पुर्तगाल के, ये सब के जो राजा महाराजा डायनेस्टी थी, बर्बन डायनेस्टी, ये सब नेपोलियन को हटाने का पूरा साजिश पूरा प्लान करते हैं. ठीक है, तो 1815 में एक वॉर होता है. ठीक है, वाटरलू की लड़ाई. ठीक है, अब इस वाटरलू की लड़ाई में ये होता है कि जो नेपोलियन है ये डिफीट हो जाता है, हार जाता है. ठीक है, और इसको एग्जाइल में भेज दिया जाता है. ठीक, ये हार गया. ठीक, ये एक इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हुआ 1815 में. एक और चीज हुआ जो आप पढ़ेंगे, द ट्रीटी ऑफ वियना कन्वेंशन. ट्रीटी ऑफ वियना कन्वेंशन ये भी हुआ 1815 में. ठीक है, वियना कन्वेंशन ही वो जरिया था जिससे हम कंजर्वेटिज्म को लाने की बात रही होगी. ठीक है, आपसे पूछेगा कि कौन सा ट्रीटी था जिससे ये जो टर्म है वापस से यूरोप में आया, दैट इज द ट्रीटी ऑफ वियना कन्वेंशन. दूसरा सवाल आपसे ये पूछेगा कि इसका हेड कौन था. ठीक है, तो इसका हेड था चांसलर
ऑस्ट्रेलियन चांसलर, ऑस्ट्रियन चांसलर मेटरनिक, ये मेटरनिक ही था और मेटरनिक का ही सारा गेम प्लान था कि वो वापस से कंजर्वेटिज्म को लाने की बात करेगा, बर्बन डायनेस्टी को लाने की बात करेगा। ठीक है, तो ये टॉपिक कौन छोटा था, ये क्या होता है वो आपको देखना है। 1815 में क्या हुआ था, वाटरलू की लड़ाई और ट्रीटी ऑफ वियना। इसका हेड कौन था, मेटरनिक, और वो किस बारे में बात करेगा, बर्बन डायनेस्टी को वापस लाने का, मोनार्की को वापस लाने का। ठीक है, तो एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसकी एक लिमिटेशन है। ठीक है, वो लोग चाह तो रहे थे कि वापस से राजतंत्र आ जाए, पर आप ध्यान से समझिए, अगर आपको कहीं का खाना एक बार पसंद आ जाता है तो आपको दूसरा कोई खराब टेस्ट का खाना मिलेगा, आपको वो अच्छा नहीं लगता है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन यूरोप। यूरोप में ऑलरेडी लोगों ने नेशनलिज्म को चख रखा था, नेशनल आइडियाज के बारे में बात कर रखा था, तो अब उनको वापस से राजतंत्र में रहने का बिल्कुल भी दम से उनको बिल्कुल भी मन नहीं था। तो इसका परिणाम ये हुआ कि हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 1830 का विद्रोह और 1848 का विद्रोह, ये दोनों विद्रोह कारण बना कंजर्वेटिज्म को वापस लाने का। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मैं फर्दर अभी आपको यूनिफिकेशन ऑफ इटली और जर्मनी समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, थैंक यू।